स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार भारत में व्याप्त आंतरिक संघर्ष यानी कि अपने राज्य की सर्वोच्चता स्थापित करने और अपने राज्य का विस्तार करने के क्रम में किस प्रकार भारत में आंतरिक संघर्ष व्याप्त था, जिसका फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इस सुनहरे अवसर का फायदा उठाते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया या आप कह सकते हैं कि हस्तक्षेप किया, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि आपके बंगाल एवं मैसूर की राजनीति में, जहां ब्रिटिश ने हस्तक्षेप कर वहां अपनी ब्रिटिश सत्ता स्थापित कर ली थी। और आज हमें पढ़ना है ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार किसमें, मराठा के अंतर्गत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य कारण क्या था ब्रिटिश हस्तक्षेप का मराठा की राजनीति के अंदर, तो मुख्य कारण ब्रिटिश हस्तक्षेप का था मराठा में वाणिज्यिक। तो वाणिज्यिक कारणों से अंग्रेजों ने मराठा की राजनीति में हस्तक्षेप किया, जिसका और इसके लिए सुनहरा अवसर प्रदान किसने किया, हम देखेंगे कि मराठा जो सरदार हैं उनके आपसी लड़ाइयों ने ही सुनहरा अवसर प्रदान किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वे मराठा की राजनीति में हस्तक्षेप कर सके। ये हमें मराठा के अंतर्गत आगे पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि हम मराठा की जो सत्ता है, वहाँ जो मराठा साम्राज्य है उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जाने कि वहाँ कौन से आपके छत्रपति स्थापित थे, कौन कौन से छत्रपति आए, उसके बाद पेशवा का क्रम कैसे स्थापित हुआ, कौन कौन से पेशवा आए। और मुख्य चीज़ हमें देखनी है कि जो मराठा जो राजस्व प्राप्त होता था, कि जो मराठा राजस्व है यह कौन कौन से कर से प्राप्त होता था, जैसे कि आपके सरदेशमुखी और चौथ कर, जिसके बारे में आज की वीडियो में हमें पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम पूरी पृष्ठभूमि जानेंगे मराठा साम्राज्य की, जो कि समझने में जो कि ज़रूरी है साम्राज्यवादी प्रसार मराठा के अंतर्गत पढ़ने को। यानी कि अगर आपको पढ़ना है कि मराठा साम्राज्य में ब्रिटिश ने किस प्रकार हस्तक्षेप किया, तो उसके पहले आपको आवश्यक होगा यह जानना कि मराठा की पृष्ठभूमि क्या थी, वहाँ का साम्राज्य किस प्रकार विभाजित था और वहाँ कर कौन कौन से प्राप्त होते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, तो मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी द्वारा रखी गई। और मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी द्वारा रखी गई, जिनके पिता कौन थे, शाहजी राज भोंसले, और इनकी माता जी थी जीजाजी बाई साहिब। तो ये लिख ले, जीजाबाई साहिब इनकी माता थी, जबकि इनके पिता थे शाहजी राज भोंसले। और अगर आपसे पूछा जाए कि शिवाजी पर जो मुख्य प्रभाव किसका था, तो शिवाजी के पूरे जो जीवन काल है उन पर जो मुख्य प्रभाव उनकी माताजी का दिखता है, जिनका नाम था जीजाबाई साहिब। तो शिवाजी ने अपने लिए जो उपाधि ग्रहण की थी वह क्या थी, छत्रपति। और छत्रपति का मतलब क्या है, राजा। तो राजा को ही हम क्या कहते हैं, छत्रपति, जो कि शिवाजी ने अपने लिए ग्रहण की थी। छत्रपति शिवाजी का जन्म विवादित रहा है, यानी कि कई इतिहासकारों के अनुसार यह इनका जन्म 1630 में हुआ, तो कईयों के अनुसार इनका जन्म जो है 1627 में हुआ। तो यह एक विवादित मुद्दा बना हुआ है, आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। तो 1630 हो या 1627 आप इसे नोट कर लें। और जो मृत्यु है हम देखेंगे आगे चलकर 1680 में हुई। छत्रपति शिवाजी ने अपने प्रशासन में सहायता प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की थी, जिसे हम क्या कहते हैं, अष्ट प्रधान। तो ये लिख ले, ये इंपॉर्टेंट है। तो अष्ट प्रधान दरअसल क्या है, अष्ट प्रधान और कुछ नहीं है, यह केवल एक मंत्रिमंडली का समूह था जो मुख्यमंत्री छत्रपति शिवाजी के काल में थे, उन मंत्रियों को अष्ट प्रधान के अंतर्गत रखा गया था, जिनकी सहायता छत्रपति शिवाजी अपने राज्य का प्रशासन करने के लिए प्राप्त करते थे। तो अष्ट प्रधान में कई मंत्री शामिल थे, जिनके जो इसके मुख्य थे वे थे आपके पेशवा। तो मुख्यमंत्री जो कि अष्ट प्रधान के अंतर्गत आते थे वे कौन थे, आपके पेशवा, जो कि कौन थे, प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री ही दरअसल क्या कहलाते थे, आपके पेशवा, जो कि इस मंत्रिमंडलीय समूह यानी कि अष्ट प्रधान के मुख्य थे। और पेशवा के अलावा और कई अन्य मंत्री भी अष्ट प्रधान में शामिल थे, जैसे कि विदेश मंत्री को क्या कहते थे, दबीर या सुमंत
कहते थे। तो यह थी आपकी अष्टप्रधान, जिसकी सहायता शिवाजी प्राप्त करते थे अपने राज्य के प्रशासन करने में। तो ये था थोड़ा सा छत्रपति शिवाजी के बारे में। और छत्रपति शिवाजी की जब 1680 में मृत्यु हो गई, तब अब प्रश्न उठता है कि अब इनका जो उत्तराधिकारी है वह कौन बनेगा। तो छत्रपति शिवाजी के 2 पुत्र थे और ये दोनों ही पुत्र जो है आपकी इनके अलग अलग रानियों से थे। एक थे संभाजी और दूसरे आपके राजा राम। और इन दोनों पुत्रों में से जो ज्येष्ठ थे वे थे आपके संभाजी। और ज्येष्ठ होने के कारण यानी कि बड़े होने के कारण संभाजी को ही छत्रपति शिवाजी का अब जो है उत्तराधिकारी मान लिया गया। तो अब जो अगले छत्रपति बने हैं वे कौन है? संभाजी, जो शिवाजी के पुत्र थे। लेकिन शिवाजी की 1680 में मृत्यु के बाद ही अब यहाँ पे दिल्ली में किसका शासन था? कौन से मुगल सम्राट? वे थे आपके औरंगजेब। तो जब शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने सोचा कि क्यों ना अब हम पूरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर ले, यानी कि हमारा जो उत्तर भारत तो हमारे शासन के अंतर्गत है ही, अब हम दक्षिण भारत की ओर भी अपना अभियान करते हैं। और औरंगजेब ने अपना जो रुख है वह दक्षिण भारत की ओर कर दिया। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि औरंगजेब और संभाजी के विरुद्ध जो है आगे युद्ध भी हुए। और इसी युद्ध के अंतर्गत इसी युद्ध के कारण हम देखते हैं कि 1689 में संभाजी की मृत्यु हो गई। और संभाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने सोचा कि अब क्या होगा, अब जो मराठा साम्राज्य है वह जो है पूरी तरह बिखर जाएगा और वह हमारे अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि संभाजी की मृत्यु के बाद पूरा मराठा साम्राज्य एकजुट हो गया और उन्होंने संभाजी के भाई यानी कि जो राजा राम के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ दिया। तो संभाजी के बाद जो दूसरे छत्रपति बने वे कौन थे? राजा राम, यानी कि संभाजी के भाई ही अब मराठा साम्राज्य के अगले राजा यानी कि छत्रपति बने, जिनका कार्यकाल हम देखते हैं कि 1689 से शुरू है संभाजी की मृत्यु के बाद। लेकिन राजा राम ज़्यादा समय तक अपना शासन संभाल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि 1700 में ही इनकी जो है मृत्यु हो गई। और राजा राम का एक पुत्र था शिवाजी द्वितीय, जो कि उस समय केवल 4 वर्ष का था और इनका पुत्र इसलिए काफ़ी छोटा था, इसलिए इनकी पत्नी थी ताराबाई। ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठी इनकी संरक्षिका बनकर। तो ताराबाई अब शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में मराठा की गद्दी पर बैठी, किसके बाद? राजा राम के बाद। लेकिन अभी हमने देखा कि औरंगजेब से युद्ध में संभाजी की मृत्यु हो गई थी और इसी दौरान जो शाहू जी यानी कि संभाजी के पुत्र कौन थे? शाहू जी, इन्हें बंदी बना लिया गया था। और शाहू जी को बंदी बना लिया गया था। लेकिन जब आपके औरंगजेब मुगलों एवं किसके मराठाओं के बीच युद्ध हो रहा था तो 25 वर्ष बाद हम देखते हैं कि औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के पुत्र ने ही शाहू जी को, जिन्हें की कैद किया हुआ था, ये मुगल कैदी बने हुए थे अपने पिता की मृत्यु के बाद, तो शाहू जी को क्या है रिहा कर दिया। और जब शाहू जी मुगल कैद से रिहा होकर आए तो उन्होंने ताराबाई से अपना अधिकार मांगा। क्यों? क्योंकि ये भी थे कि किनके पुत्र थे? ये संभाजी के पुत्र थे। और उन्होंने कहा कि मेरा भी जो है आपके मराठा साम्राज्य में हिस्सा है, तो मुझे अपने जो गद्दी पर अधिकार चाहिए। तो इसके बाद देखते हैं कि शाहू जी ने अब मराठा साम्राज्य की जो है गद्दी संभाली। और इनका शासनकाल कब से कब तक है? 1707 से 1749 तक जो है शाहू जी ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। तो ये आगे से इम्पोर्टेंट है, अब आप ध्यान से देखिएगा। शाहू जी जब मराठा साम्राज्य के मतलब मराठा के आप जो है मुख्य छत्रपति बन गए और इन्हीं के काल में जो पेशवा प्रथा अब शुरू की गई। पेशवा प्रथा आप देखेंगे पहले ही से ही स्थापित है। अष्टमंडल में हमने देखा था कि जो मुख्य थे आपके पेशवा होते थे, लेकिन अब तक हमने देखा कि जो पेशवा जो बनाए जाते थे वे वंशानुगत नहीं थे। लेकिन शाहू जी के बाद जब शाहू जी के काल में कौन पेशवा बने? आपके बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो है आपके छत्रपति शाहू जी के काल में पेशवा बनाए गए थे। यानी कि इन्हीं के काल में जो पेशवा प्रथा है यह क्या हो गई थी? वंशानुगत हो गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से छत्रपति के काल में आपकी जो पेशवा प्रथा है यह वंशानुगत हो गई थी, तो यह छत्रपति शाहू जी के काल में कौन थे? बालाजी विश्वनाथ।
तो इनके बाद से ही जो आपकी पेशवा प्रथा थी यह क्या हो गई, वंशानुगत हो गई। और इसके बाद जिनके बालाजी की विश्वनाथ की हम बात देखते हैं कि कौन पेशवा बनकर आए, इनके पुत्र बाजीराव प्रथम। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले यह जानना आवश्यक है कि अभी तक हमने देख लिया कि कौन से जो है आपके छत्रपति शिवाजी थे, शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी बने और उसके बाद उनके भाई राजा राम आ गए। लेकिन अभी तक हमने कहीं बात नहीं की है कि जो मराठा साम्राज्य का जो राजस्व था ये कहाँ से प्राप्त करते थे। तो पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि छत्रपति शाहू जी के काल में बालाजी विश्वनाथ जो थे इनके पेशवा बने थे और यहीं से जो है आपकी वंशानुगत पद्धति प्रारंभ हो गई थी पेशवा की। और बालाजी विश्वनाथ के बाद इनके पुत्र बाजीराव प्रथम जो हैं वे पेशवा बने थे। और एक और चीज बता दूं, बालाजी विश्वनाथ ने जो मराठा की जो शक्ति थी उसे पूर्ण रूप से संगठित किया। और यही इसी क्रम में हम देखते हैं कि अब जो छत्रपति थे वे कमजोर पड़ने लगे थे और जो पेशवा थे वे मजबूत होने लग गए थे। यानी कि इन्हीं के काल से हम देखते हैं कि जो इन्होंने क्या किया था, मराठाओं को पूर्ण रूप से संगठित कर लिया था। और बालाजी विश्वनाथ ने ही मुगलों से एक ऐतिहासिक संधि की थी और यह संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह संधि जो कि बालाजी विश्वनाथ ने, पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों से की थी, इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। तो मराठा का मैग्ना कार्टा किस संधि को कहा गया है? वह संधि जो कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मुगल साम्राज्य के साथ की थी। और इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा किसी ने कहा है? इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने। तो इस संधि के अंतर्गत क्या कहा गया था वह इंपॉर्टेंट है। और इसी संधि के अंतर्गत जो मुख्य जो कर है वे कौन से थे आपके? चौथ एवं संदेशमुखी, उसके बारे में भी हम अब जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस संधि के अनुसार जो बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों के साथ की थी, इसके अंतर्गत कहा गया था कि जो आपके कर है, यानी कि जो कर है कौन कौन से? चौथ एवं संदेशमुखी। ये जो दोनों कर थे, ये दोनों कर अब जो मराठाओं ने आपके मुगल अधिकारी कौन थे? सैयद बंधुओं से चौथ एवं संदेशमुखी जो कर थे इनका राजस्व प्राप्त कर लिया था। यानी कि इन दोनों कर को प्राप्त कर लिया था। इनका जो लोगों से मुगल जो आपके मराठा सत्ता थी वहां से आपको चौथ एवं संदेशमुखी कर प्राप्त करने का अधिकार सैयद बंधुओं से आपके बालाजी विश्वनाथ ने प्राप्त कर लिया। तो ये मुख्य चीज है जो कि हम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में देखते हैं कि इन्होंने मुगलों से चौथ एवं संदेशमुखी कर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसके अलावा इस एक जो आपका यह संधि जो कि बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों से की थी, उसी के अनुसार कहा गया कि जो आपके पेशवा है, आपके मराठा है, ये क्या करेंगे? आपकी मुगलों की सहायता करेंगे अगर उन पर कोई तीसरी शक्ति आक्रमण करती है। इसके अलावा कहा गया कि जो मराठा है वे मुगलों को 10 लाख रुपए सालाना देंगे। तो ये था दोनों संधियों के जो आपके संधि हुई थी, इस संधि के अनुसार ये दोनों बातें जो मुख्य रूप से शामिल थी, एक कर की और दूसरी है 10 लाख सालाना जो कि मराठा मुगलों को देंगे। तो इस संधि के बाद हम देखते हैं कि जो बालाजी विश्वनाथ ने है, इन्होंने चौथ कर जो प्राप्त करने का अधिकार किसको दे दिया था? मराठा संघ को दे दिया था। तो मराठा सरदारों को चौथ प्राप्त करने का अधिकार बालाजी विश्वनाथ ने दे दिया और यहीं से आपकी नींव पड़ती है मराठा संघ की। तो मराठा सरदारों की जो संघ है उसकी नींव आपकी यहीं से प्राप्त होती है जब बालाजी विश्वनाथ ने चौथ प्राप्त करने का अधिकार मराठा को दे दिया। अब हमें पता करना है कि चौथ एवं संदेशमुखी दरअसल है क्या। तो चौथ एवं संदेशमुखी है क्या? और इससे पहले एक और चीज आपको बता दूं मैं कि जो मराठा साम्राज्य है इनका जो मुख्य कर है वह भू राजस्व से भी प्राप्त होता था। यानी भू राजस्व के अलावा जो इन्हें कर प्राप्त होता था वह चौथ एवं संदेशमुखी से प्राप्त होता था। तो पहले देखिए संदेशमुखी। और उसके बाद हम देखते हैं चौथ के बारे में। तो
ये दोनों जो मुख्य कर हैं जो जिसके बारे में हमें अभी पढ़ना है। तो चौथ एवं सरदेशमुखी जो कि मराठा सरदारों के द्वारा प्राप्त किए जाते थे। तो जिसमें से जो सरदेशमुखी था वह स्वराज क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता था। सरदेशमुखी स्वराज क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था, यानी कि यह छत्रपति के द्वारा प्राप्त किया जाता था। और छत्रपति यह कर किससे प्राप्त करता था? छत्रपति यह कर मराठा सरदारों से प्राप्त करता था। तो सरदेशमुखी कर जो है आपका छत्रपति द्वारा प्राप्त किया जाता था, जो कि मराठा सरदारों से प्राप्त किया जाता था। और मराठा सरदार जो यह कर प्रदान करते थे, यह एक अतिरिक्त कर था जो कि उनकी आय का कितना था? 1/10, यानी कि अपनी आय का 1/10 जो हिस्सा था वह अतिरिक्त कर के रूप में ये छत्रपति को देते थे। और यह कर जो है आपका, क्योंकि छत्रपति के पास सीधा जाता था, इसलिए सरदेशमुखी कर को जो है आपको एक वैध कर बोला जाता है। और यह जो कर है मराठा का जो क्षेत्र है स्वराज क्षेत्र, उसी क्षेत्र से छत्रपति के द्वारा प्राप्त किया जाता था अपने मराठा सरदारों से। और मराठा सरदार अपनी आय का जो अतिरिक्त कर है वह वैध जो अपनी आय का जो 1/10 जो कर है, जो कि एक अतिरिक्त कर का रूप है, वह मराठा छत्रपति को देते थे। और ये चीज़ याद रखें, यह एक वैध कर था। क्यों? क्योंकि यह सीधा आपके छत्रपति के पास जा रहा है। तो दूसरा हम देखे हैं चौथ। और जो चौथ कर है यह किससे प्राप्त किया जाता था? मुल्क ए कदीम। और मुल्क ए कदीम किस क्षेत्र को कहते थे? पड़ोसी क्षेत्रों को। तो मराठा साम्राज्य के जो पड़ोसी क्षेत्र थे उन्हें मुल्क ए कदीम कहते थे। और इन पड़ोसी क्षेत्रों पर जो है आपके मराठा सरदार यहाँ ये अभियान करते थे। तो मराठा सरदार पड़ोसी क्षेत्रों पर अभियान करते थे। और मराठा सरदारों के आक्रमण से बचने के लिए ही जो आपके पड़ोसी क्षेत्र के जो लोग हैं अपनी आय का 1/4 हिस्सा इनको देते थे। तो एक चीज़ यहाँ नोट कर ले, यह जो कर है यह किसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है? मराठा सरदारों के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब मराठा सरदार पड़ोसी क्षेत्रों का अभियान करते थे तो इन मराठा सरदारों के आक्रमण से बचने के लिए ही पड़ोसी क्षेत्र क्या करते थे? अपने जो भू राजस्व है उसकी आय का 1/4 जो कर है, अपनी आय का 1/4 जो है इन मराठा सरदारों को देते थे। और इसलिए जो यह कर है आपका एक अवैध कर माना जाता है। तो अवैध कर क्यों? क्योंकि यह सीधा छत्रपति के पास नहीं जाता, बल्कि बीच में ही यानी कि मराठा सरदार ही इसे प्राप्त करते थे इनको सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में। और यह जो कर है चौथ क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ कितना लिया जाता है? 1/4। तो चूंकि यह आय का चौथाई कर लिया जाता है, इसलिए इस कर को चौथ कहा गया है। तो सरदेशमुखी और जो चौथ थे ये कर के एक प्रकार थे जो कि, और ये अधिकार प्राप्त किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने एक संधि के माध्यम से किससे? मुगल सम्राटों से प्राप्त किया था। तो ये था कर, यानी कि जिससे कि आपका राजस्व बनता था। मराठा साम्राज्य का जो राजस्व था भू कर के अलावा इन करों से भी प्राप्त होता था। तो ये पूरी थी पृष्ठभूमि जो कि हमने मराठा साम्राज्य के बारे में देखी है। और इसी क्रम में हमने देखी है जो मुख्य बात है कि बालाजी विश्वनाथ ने क्या है, अब जो मराठा शक्ति है उसे संगठित कर लिया था। और अब तक जो छत्रपति की जो शक्ति है वह कमज़ोर हो गई थी। और जो यह पेशवा है ये काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे, जिसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे किस किस प्रकार अंग्रेज़ों ने मराठाओं के साम्राज्य में हस्तक्षेप करके यहाँ अपनी सत्ता स्थापित करी। और इसी क्रम में मराठा एवं अंग्रेज़ के बीच 3 युद्ध भी लड़े गए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे की 2 वीडियोस को समझने के लिए। तो इस वीडियो को आप दोबारा से अगर देख ले, अगर आपको समझ में ना आया हो तो थैंक यू सो मच।